Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is the domestic sphere in a new India. तो वुमेन इन द डोमेस्टिक स्फेयर, तो बेसिकली इसमें हम क्या देख रहे हैं कि गवर्नमेंट या जनरली कुछ लीडर्स ऐसे बात करते तो हैं कि नारी शक्ति है, वुमेन लेड डेवलपमेंट चाहिए, पर लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में जो उनकी अप्रोच है अपनी घर की औरतों की तरफ वो ज़्यादा रिग्रेसिव रहती है। अब जैसे कभी किसी लीडर ने कहा कि फैमिलीज़ में एटलीस्ट 3 चिल्ड्रन होने चाहिए फॉर सिविलाइजेशन सर्वाइवल, जिसका मतलब है कि हम क्या है वुमेन को एक रिप्रोडक्टिव मशीन्स की तरह देख रहे हैं। वो उनकी इच्छा होनी चाहिए कि उनको बच्चे चाहिए या नहीं चाहिए। देन साइलेंस ऑन डोमेस्टिक वायलेंस, तो 7,000 वुमेन जो है वो हर साल मरती हैं, 2017 से 22 के बीच का है, ड्यू टू डाउरी डेथ्स। इसका मतलब 35,000 डेथ्स 5 सालों में। यही हम जब देखते हैं कि हम कुछ केसेस देख लें तो चलो टैंक वगैरह के केस या ऐसे सब केसेस देख लेते हैं कि ड्रम में भर दिया, ये कर दिया, ठीक है वो केसेस गलत है, मैं ये नहीं कह रही कि मैं उनका सपोर्ट कर रही हूँ, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन केसेस को भूल जाएं। जो ये बॉयज़ ऐसे सटायर यूज़ करने लग जाते हैं ना कि हाँ जी हम तो अब शादियों से डर लगने लग गया है जी, तो वो सब नहीं कह सकते हो आप। जो एक्चुअल डर है वो आपको पता ही नहीं है, हर वुमेन को है, वो अपने घर में नॉर्मली भी वो दूसरे के घर जब जा रही है, मतलब वो तो डेली बेसिस पे ये चीज़ फील कर रही है। आपने एक आधा केस ऐसा देखा है। तो सपोर्ट वुमेन, 30% वुमेन रिपोर्ट करती हैं पार्टनर वायलेंस, पर सिर्फ 14% ही कंप्लेंट्स फाइल कर पाती हैं। 1/3 जो क्राइम है वुमेन जो अगेंस्ट वुमेन है वो डोमेस्टिक वायलेंस है। फिर भी कुछ लोग साइलेंट रह जाते हैं इस बात पे। हिस्टोरिकल एंड लीगल कॉन्टेक्स्ट, तो हिंदुत्व फोर्सेस अपोज्ड अम्बेडकर हिंदू रिफॉर्म बिल्स, राइट टू डिवोर्स, इंटरकास्ट मैरिज, मतलब आज भी ये लोग कोशिश करते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस लॉ जो हैं उनको हम डाइल्यूट कर दें। फिर ये मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने को भी अपोज किया जाता है, कॉलिंग इट अगेंस्ट इंडियन कल्चर। हाउ इज़ इट अगेंस्ट इंडियन कल्चर? अगर इंडियन कल्चर ये थोड़ी कहता है कि वुमेन है तो मार दो, ऐसा तो नहीं कह रहा ना इंडियन कल्चर। टाइम यूज सर्वे 2024 वुमेन्स वर्क, तो एम्प्लॉयमेंट या पेड वर्क में देखा गया कि जो 25% ऑफ वुमेन का वर्क है, 25% ऑफ वुमेन जो हैं वो 5 घंटे प्रतिदिन काम कर रही हैं, 75% मैन 8 घंटे। जो अनपेड डोमेस्टिक वर्क है वो 93% वुमेन 7 घंटे पर दिन कर रही हैं, और 30% मैन अगर करते हैं तो वो लेस देन 1.5 आवर्स पर डे। अनपेड केयर गिविंग की बात करी जाए तो 41% वुमेन जो हैं वो 2.5 घंटे पर दिन, और 21% मैन जो हैं वो 1 घंटा पर दिन अप्रॉक्सीमेटली। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो वुमेन है वो ज़्यादा घंटे काम कर रही हैं मैन से, बट दे गेट लेस टाइम फॉर स्लीप, फूड एंड लेयर। गवर्नमेंट स्पिन ऑन सर्वे, तो गवर्नमेंट जो है वो प्रेस रिलीज फरवरी 2025 में ग्लोरीफाई करी इनइक्वालिटी, क्लेमिंग कि जो वुमेन है वो 3x मोर केयर गिविंग का काम करते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रेट इंडियन सोशल फैब्रिक। हर 15 मिनट और इवन जो 15 मिनट्स पर डे अगर कोई मैन केयर गिविंग का काम कर रहा है तो उसको भी हम प्रेस कर रहे हैं। वाओ। वुमेन वर्कर्स इन पब्लिक सर्विसेज, तो मिलियंस ऑफ वुमेन जो हैं वो आंगनवाड़ी वर्कर्स की तरह काम करती हैं, मिड डे मील में कुक्स होती हैं, आशा वर्कर्स की तरह काम करती हैं। उनको हम वॉलंटियर्स कहते हैं, ना कि एम्प्लॉयज़। उनको एक स्मॉल होनेरियन अमाउंट पे किया जाता है, ना कि मिनिमम वेजेस। इकोनॉमिक अंडर वैल्यूएशन, तो SBI 2023 की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि जो वुमेन है वो अंडर पेड है, अनपेड है डोमेस्टिक वर्क के लिए। दैट इज़ 7% ऑफ इंडियाज़ GDP, बट दिस वर्क इज़ इनविजिबल। तो इसको हम वेजेस या मिनिमम वेजेस की कैलकुलेशंस में काउंट ही नहीं करते। जो वुमेन का अनपेड वर्क है वो एक्चुअली सब्सिडीज़ है मेन्स वेजेस की, बाय कीपिंग कॉस्ट लो। व्हाट नीड्स टू चेंज, तो आर्टिकल क्या सजेस्ट करते हैं कि हम डोमेस्टिक वायलेंस को एंड करें विद कल्चरल, सोशल एंड लीगल इंटरवेंशंस। इक्वल पे, इक्वल राइट दिया जाए टू वर्क फॉर मेन एंड वुमेन। यूनिवर्सल चाइल्ड केयर और एल्डर केयर सर्विसेज होनी चाहिए बाय द स्टेट। क्वालिटी हेल्थ केयर और एजुकेशन हो। हम शेयर डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रमोट करें बिटवीन मेन एंड वुमेन। स्कीम वर्कर्स के लिए जस्टिस हो, उनको प्रॉपर मिनिमम वेजेस मिले, गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेटस मिले। क्रक्स ऑफ द स्टोरीज़ की जो वुमेन का अनपेड वर्क है हम उसको अंडर वैल्यू करते हैं डोमेस्टिक वर्क को, जो फैमिलीज़ को, इकोनॉमी और लेबर मार्केट को सस्टेन कर रही है। येट द गवर्नमेंट ग्लोरीफाइज इनइक्वालिटी इंस्टेड ऑफ इंश्योरिंग क्वालिटी, जस्टिस एंड रिकॉग्निशन। Next article for today is NIRF should improve both quality and equity in higher education. तो NIRF क्या है? सबसे पहले इट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। 2016 में स्टार्ट हुआ 4 कैटेगरीज़ के साथ, आज 17 कैटेगरीज़ में है। पार्टिसिपेशन
3.5 के इंस्टीट्यूट से 14 के इंस्टीट्यूट्स हो चुकी है आज 2025 में। 5 पैरामीटर्स के ऊपर इवैल्यूएट करता है। 30% टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, 30% रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, 20% ग्रेजुएशन आउटकम्स, 10% आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, 10% पीयर परसेप्शन। प्रॉब्लम क्या है पीयर परसेप्शन के साथ? ये बहुत ज़्यादा ओपिनियंस और सब्जेक्टिव बेस्ड है कि हम एक्सपर्ट्स या एम्प्लॉयर्स से पूछ रहे हैं उनके क्या ओपिनियंस हैं उस इंस्टीट्यूट के बारे में, तो ये बहुत ज़्यादा रेप्यूटेशन पे डिपेंड करता है, ना कि एक्चुअल क्वालिटी। तो ये स्टेट रन या सब अर्बन कॉलेजेस को हर्ट करता है जो कि एक्चुअल में अच्छे पर फेमस ना हो। तो रिव्यू जो है वो थोड़ा अनफेयर हो जाता है और इन रैंकिंग्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देता है। इश्यूज़ विद डाटा एंड मैट्रिक्स, तो NIRF डिपेंड करता है सेल्फ रिपोर्टेड डाटा पे फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स, वो मैनिपुलेट भी किया जाता है। हेवी रिलायंस है बिब्लियोमेट्रिक डाटा पे। रिस्क ऑफ फॉल्स एंड एग्जैजरेटेड सबमिशंस विदाउट स्ट्रिक्ट एक्शन। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी फ्लॉज, तो अब करंटली जो हम कंसीडर करते हैं रीजनल या जेंडर डाइवर्सिटी को ही, वीकर सेक्शन से स्टूडेंट्स हैं या नहीं, डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स हैं या नहीं, रिजर्वेशन पॉलिसीज़ का क्या इम्पैक्ट है, इन सब चीज़ों को हम आराम से इग्नोर कर देते हैं। JNU और एम्स में ही सिर्फ अबाउट 70 स्कोर है आउटरीच और इंक्लूसिविटी का, जो कि क्लियरली डिमार्केट करता है कि हमारे यहाँ पे इनइक्वालिटी है। एक्सेस टू हायर एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ इज स्टिल लिमिटेड। इक्विटी एंड रिप्रेजेंटेशन, तो काफ़ी सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं वो OBC SC ST फैकल्टी रिक्रूटमेंट कोटास की डिमांड मीट करने में ही फेल कर जाते हैं। बिना प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के सोशल जस्टिस गोल्स जो हैं वो अभी भी अनफुलफिल्ड रह रहे हैं। वाइडर कंसर्न्स इन इंडिया हायर एजुकेशन, तो रीजनल इम्बैलेंस देखा जाता है, फिर फैकल्टी का शॉर्टेज होता है, पुअर रिसर्च कल्चर है। सिर्फ 58% मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको तो 0 रिसर्च पब्लिकेशंस हैं उनकी, तो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस की। जो लेगेसी इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें मेंटर करना चाहिए इमर्जिंग वंस को। व्हाट शुड बी डन, हम आउटरीच और इंक्लूसिविटी पैरामीटर्स बढ़ाएं, रिजर्वेशन इन्फोर्स करें, रैंकिंग्स को ड्राइव करें रियल इंप्रूवमेंट से, ना कि पब्लिसिटी से। पेनलाइज करें इंस्टीट्यूट जो फॉल्स डाटा सबमिट करने, और NIRF को एक टूल बनाएं फॉर रिफॉर्म, नॉट जस्ट अ रैंकिंग शो। Crux of the topic is NRF has grown rapidly, covered many institutions, but flaws जैसे कि subjective scoring, weak inclusivity measures and unreliable data mean it risks becoming a branding exercise for elite institutes instead of improving the quality and equity in Indian higher institutes. That's all for the articles today. Thank you.